हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मैं बोपचे सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोटीन। जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने बोला था, हमने एमिनो अम्ल पढ़ा था। समय बहुत ज्यादा होने के कारण हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन लेकर के आएंगे और प्रोटीन के बारे में पूरी चर्चाएं हम लोग विस्तार से करेंगे। तो बेटा बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर, और बहुत मजे के साथ हम लोग आज पूरे चैप्टर को लगभग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो आइए बिना देर लगाए चलिए करते हैं प्रोटीन को स्टार्ट करने की तैयारी। तो देखिएगा प्रोटीन है क्या। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो कि एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन बेटा एक प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। जो एमिनो है ना, हमने पढ़ा था एमिनो अम्ल। ठीक है, जो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना है ना, एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। यह बात तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और ये क्या होता है, एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, क्योंकि ये एक एमिनो अम्लों की बड़े बड़े जो क्या होता है, एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताया था कि जब एमिनो अम्लों का संयोजन होता है, तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन है ना, प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। हमारे दैनिक जीवन में हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के वर्गीकरण पर आते हैं। ठीक है बेटा, चले तो प्रोटीन के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन का वर्गीकरण जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। हम बात यहां पर करेंगे इनके आधारों पर, क्योंकि प्रोटीन के वर्गीकरण को समझना भी हमारा बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि हमें इसके वर्गीकरण से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर पूरा फोकस कीजिएगा। तो आणविक संरचना के आधार पर हम बात किसके आधार पर कर रहे हैं, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। और इस आधार पर प्रोटीन जो होता है बेटा दो प्रकार का हो जाता है। तो पहला प्रकार है रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा जो प्रकार होता है रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा होता है बेटा गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। अच्छा, ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, चले अब रेशेदार प्रोटीन क्या है और गोलाकार प्रोटीन क्या है, दो भाग यहां पर आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के हो जाते हैं। अब बेटा बात करते हैं, थोड़ी ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं, ये लंबे रेशे के समान होते हैं। क्या होते हैं, लंबे रेशे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लंबे रेशों के रूप में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, तो ये साखित या क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। ठीक है, गोलाकार होते हैं। इनकी ज्यादा चर्चाएं हमें नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर संक्षेप में करना है, ताकि हमें मेन फोकस करना है मेन बातों पर। ठीक है, इनके प्रकारों पर। तो रेशेदार प्रोटीन में अगर इनके प्रकारों की बात करूं कि रेशेदार प्रोटीन होते क्या है, तो जैसे कि यहां पर उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं पहली, तो यहां पर बेटा आपने जरूर सुना होगा कि हमारे बाल, नाखून है ना, जानवरों के सींग और भी बहुत सारी जगह त्वचा में जो पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केरोटीन, ये एक क्या है, प्रोटीन। और वो कौन सा प्रोटीन है, तो रेशेदार प्रोटीन है। क्या नाम है बेटा, केरोटीन। ठीक है, केराटिन।
केरोटीन। ठीक है, अभी बात करेंगे तो कहां कहां ये होता है, तो इसकी भी बात यहां पर आगे की ओर मैं बता देता हूं आपको। तो त्वचा में भी होता है, त्वचा में हो सकता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हो सकता है। कहां बेटा? त्वचा में। ठीक है, त्वचा में, त्वचा में। और कहां हो सकता है? नाखून, नाखून में होता है। और कहां हो सकता है? बाल। और कहां हो सकता है? देखो, त्वचा, नाखून, बाल, सींग, जानवरों के सींग, है ना, आदि में ये पाया जाता है। ठीक है, यहां आते हैं दूसरा, केरोटीन तो आपने बहुत सुना था, फेमस है। इसके अलावा और कौन सा है? तो इसके अलावा बेटा जो बात करें केरोटीन के बाद क्या आता है, तो कोलेजन। ठीक है, ये भी आपने सुना है। ठीक है, कौन सा है बेटा? कोलेजन। ठीक है, कोलेजन। तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये कहां होता है? तो ये होता है त्वचा में। और कहां होता है बेटा? त्वचा के अलावा भी ये दूसरी जगहों पर भी पाया जाता है। तो ये त्वचा में तो होगा ही, साथ में ये हड्डियों में भी होता है। कहां होता है? हड्डियों में भी पाया जाता है। ठीक है, त्वचा में होता है और हड्डियां आदि में भी ये पाया जाता है। ठीक है, क्या था बेटा नाम? कोलेजन। तीसरा बताता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंटों की बात करेंगे और आवश्यकों की बात करेंगे। ठीक है, केरोटीन, कोलेजन। इसके बाद बेटा मायोसिन। ठीक है, क्या है? मायोसिन है, मायोसिन। तो ये मायोसिन कहां होता है? तो नाम से ही याद रह जाएगा, मायोसिन होता है मांसपेशियों में। ठीक है, मांसपेशियों में। ठीक है, पेशियों में पाया जाता है। साथ में ये अस्थियों में, ठीक है, या अस्थि पंजरों में। ठीक है, अस्थि पंजर, है ना, पंजरों में भी पाया जाता है। ठीक है, आदि भी लिख सकते हैं आप। चौथा, ठीक है, केरेटीन, कोलेजन, मायोसिन, और एक होता है बेटा फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन कहां होता है? तो ये होता है बेटा, देखो, फाइबर, फाइब्रोइन, फाइबर, रेशा। ठीक है, तो ये होता है रेशम में। ठीक है, रेशम में पाया जाता है। समझ में आ गया? चले, अब आते हैं बेटा गोलाकार प्रोटीन पर। कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं ताकि दिक्कत हमें समझने में बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहां हम लिखेंगे कलर अलग अलग होने चाहिए। चलिए, तो गोलाकार प्रोटीन भी जो है ना, ये साखित होता है और गोलाकार हो सकता है ना, और ये लंबे और रेशेदार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो इनके भी उदाहरण अलग अलग हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला बेटा एंजाइम। ठीक है, क्या है बेटा? एंजाइम। एंजाइम इनका उदाहरण है ना। एंजाइम क्या करते हैं? तो जैविक क्रियाशीलता बताऊंगा एक एक करके बेटा। दूसरा आप देखेंगे तो हार्मोन्स, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हार्मोन्स, ये भी क्या है? गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है। ठीक है, तीसरा अगर बात करूं, देखो, एंजाइम, हार्मोन्स। आगे बात करते हैं बेटा, तो हमारे रक्त में उपस्थित होने वाला हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अगला क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने वाला पदार्थ आपको पता है क्या है? फाइब्रोनोजेन, है ना। तो देखिए एक एक चीज, एंजाइम, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, ये भी आपको पता होगा। अब आपको एक पता है कि रक्त का थक्का जमाने वाला जो पदार्थ होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये है बेटा फाइब्रो, है ना, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये भी आपको पता होगा क्या है? फाइब्रोनोजेन। और पांचवा देखिए, एक एक एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन और फाइब्रोनोजेन। ठीक है, जो कि रक्त का थक्का जमाता है। और क्या हो गया? तो एक बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी भी एक प्रकार का क्या है? गोलाकार प्रोटीन है। ठीक है, अब यहां पर पूरों की चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर ले लूं तो और भी अच्छा रहेगा। चले, तो बेटा यहां पर एंजाइम क्या करते हैं? तो एंजाइम करते हैं जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन। ठीक, थोड़ा यहां पर साइज भी स्मॉल कर लेते हैं। जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, ज्यादा ही छोटा हो गया, दिखेगा नहीं। ठीक है बेटा, यहां पर देखें, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, ये क्रियान्वयन नहीं, उत्प्रेरण बेटा। ठीक है, जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरण।
ठीक है, उत्प्रेरण करते हैं, यानी उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। अभी क्या है पूरी बात मैं आगे बताऊंगा, आगे के अभी टॉपिक में ये भी आएगा हमारा अलग से एंजाइम, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या करते हैं, तो ये जैविक उपापाचय क्रियाओं का उपापाचय क्रिया का क्या कहते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। ये उत्प्रेरण करते हैं, ये क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो O2 वह CO2 का क्या करता है, शरीर के अंदर इसे लाना ले जाने का, यानी परिवहन क्या करता है, परिवहन करता है, ये भी आपको पता है। फाइब्रोनोजेन क्या करता है बेटा, रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। एंटीबॉडी रोगों से रक्षा, शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करता है। तो ये जो हम एक एक करके पूरे के पूरे गोलाकार प्रोटीन और हमने बात किया रेशेदार प्रोटीन, दोनों को ही हमने आसानी से समझ लिया और बिल्कुल एक छोटे से भाग में, एक छोटे से रूप में, ठीक है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं आगे भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। भौतिक गुणों के आधार, भौतिक गुण और विलेयता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। इस आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बता दूं कि इस आधार पर प्रोटीन, इस आधार पर प्रोटीन है ना, इस आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, ठीक है बेटा। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो होता है 3 प्रकार तो है, पहला है बेटा साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन है ना। थोड़ा इसे ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें यहीं पर पूरों को समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहला है साधारण प्रोटीन, दिख रहा है सभी को, साधारण प्रोटीन। दूसरा है बेटा यहीं पर साधारण के बाद संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। और तीसरा है हमारे पास व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये बेटा 3 प्रकार के प्रोटीन हो जाते हैं भौतिक गुण या विलेयता के आधार पर, ठीक है। क्या क्या नाम है, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं आगे की ओर, ठीक है बेटा। चले तो बेटा यहां पर देखिएगा, अब साधारण प्रोटीन जो है ये है क्या, तो यहां पर इसकी बात करते हैं साधारण की, यहां संयुक्त की बात करेंगे और यहां व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करेंगे। तो साधारण प्रोटीन क्या है, तो ऐसे प्रोटीन जो कि अल्फा एमिनो अम्ल से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल से बने होते हैं और जल अपघटित करने पर, जल अपघटन पर क्या करते हैं, ये अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। क्या कहलाते हैं, जल अपघटन पर जो अल्फा एमिनो अम्ल में टूट जाए, दे दे, वो साधारण प्रोटीन कहलाता है। और ये बने भी उन्हीं से होते हैं, उन्हीं के बहुलक होते हैं साधारण प्रोटीन। अब बात करूं बेटा संयुक्त प्रोटीन की, तो ये जल अपघटन पर, ठीक है बेटा, जल अपघटन पर, जल अपघटन पर ये क्या करते हैं, कौन से प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। तो ये जल अपघटन पर एमिनो अम्ल तो देते ही देते हैं, एमिनो अम्ल तो देते ही देते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, ये अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि मटेरियल भी ये दे देते हैं, है ना, आदि भी देते हैं।
इसीलिए इनका नाम बेटा संयुक्त है, क्योंकि ये एमिनो अम्ल से और इनसे मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम संयुक्त प्रोटीन है। और संयुक्त प्रोटीन या दो चीजों से मिलकर बने इसलिए संयुक्त प्रोटीन है। और ये जल अपघटन पर एमिनो अम्ल के साथ साथ क्या करते हैं, दूसरी चीज भी देते हैं, और भी इस पर चर्चा है ना, वो आगे के मैं उसमें स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। अब बेटा आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन पर। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब साधारण प्रोटीन एवं संयुक्त प्रोटीन का जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन, ठीक है बेटा, जल अपघटन किसमें हो जाता है, जल अपघटन एमिनो अम्ल में हो जाता है, एमिनो अम्ल में होता है, तो कुछ पदार्थ जो विभिन्न पदों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, विभिन्न पदों में उत्पन्न होते हैं। जो विभिन्न पदार्थ क्या होते हैं, है ना, तो कुछ पदार्थ जो विभिन्न पदों में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये जो बात आप देख रहे हैं, ये एक साधारण प्रोटीन है, एक संयुक्त प्रोटीन है और एक व्युत्पन्न प्रोटीन है। और आगे की बात मैं आपको बताता हूं जो कि साधारण प्रोटीन से ही संबंधित है। तो व्युत्पन्न की तो बात हमने यहां पर कर ही लिया, साधारण की कर लिया, इसकी पूरी नहीं हुई है बात, तो इसकी कुछ बात जो है मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी बात यहां पर कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो यहां पर होता है एमिनो अम्ल होता है ना, और दूसरा होता है बेटा यहां पर दूसरी चीजें, यानी कि अन्य पदार्थ, ठीक है। एमिनो अम्ल तो ये प्रोटीन वाला भाग होता है, क्या होता है, ये प्रोटीन वाला भाग होता है। और ये क्या होता है, ये भाग जो है प्रोटीन विहीन भाग है, ये प्रोटीन विहीन भाग है। एक प्रोटीन वाला भाग है, एक प्रोटीन विहीन भाग है। तो प्रोटीन विहीन भाग को ही कहते हैं बेटा प्रोस्टेटिक समूह। क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। और इसी की हम आगे की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक समूह कहा जाता है, प्रोटीन स्टेटिक भाग को प्रोस्टेटिक समूह कहा जाता है। और इसी भाग के आधार पर संयुक्त प्रोटीन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। इसी भाग के आधार पर संयुक्त प्रोटीन क्या होता है, निम्न प्रकार के में बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रोस्टेटिक समूह के इसी के आधार पर क्या होता है, ये विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं, विभिन्न भागों में बट जाते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई होगी बेटा कि एमिनो अम्ल और अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो अम्ल, फास्फो, है ना, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल से ये मिलकर बने होते हैं, जबकि ये जो भाग होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन विहीन होते हैं। और ये एमिनो अम्ल प्रोटीन वाला भाग होता है, और प्रोटीन विहीन भाग को ही प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। और इसी के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के प्रकारों को समझते हैं आगे के नए स्लाइड में, ठीक है बेटा। तो यहां मैंने एक नया पेज ले लिया है और यहां पर देखते हैं आगे। चलिए तो यहां पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ले लेता हूं संयुक्त को, है ना, संयुक्त प्रोटीन। और दूसरा ले लेते हैं बेटा, अच्छा संयुक्त नहीं, पहले साधारण लेंगे बेटा, फिर संयुक्त लेंगे। पहला ले लेते हैं साधारण प्रोटीन, दूसरा लेंगे संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा ले लेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। तीनों के ही अलग अलग भाग होते हैं।
अलग अलग प्रकार होते हैं, तो एक एक के प्रकारों को हम समझते हैं पूरे पूरे उदाहरणों के माध्यम से और मजे के साथ। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं साधारण प्रोटीन की। मैंने अभी बताया कि साधारण प्रोटीन जो होता है वो जल अपघटन पर क्या दे देता है, एमिनो अम्लों के विभिन्न अल्फा एमिनो अम्ल की विभिन्न घटकों को दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रकार की, तो इनके अलग अलग भाग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है बेटा, उसकी यहां पर बात मैं यहां पर कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें ताकि अलग सा दिखे, है ना। तो सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, थोड़ा सा अक्षर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, कहां होती है, अंडे और दूध में। ठीक है बेटा, अंडे में भी और दूध में भी ये देखने को मिलती है। थोड़ा मेन चीजें बताऊंगा। ठीक है, दूसरा एल्ब्यूमिन पहला हो गया जो कि साधारण प्रोटीन है। दूसरा ग्लोब्यूलिन। ठीक है बेटा, क्या है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, प्रोटामीन, फिर है प्रोलामीन, प्रोलामीन, हिस्टोन, हिस्टोन। ये सारे की सारी चीज जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे साधारण प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब आते हैं बेटा संयुक्त प्रोटीन पर। संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण क्या है, तो पहला अगर बात करूं तो क्या है, पहला उदाहरण देखते हैं। संयुक्त प्रोटीन में पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। दूसरा हो जाता है, देखो न्यूक्लियोप्रोटीन नाम है तो ये किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और एमिनो अम्ल के मिलकर बना होता है, यही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो है बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन किससे मिलकर बना होगा, तो फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोप्रोटीन, अच्छा न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो बेटा यहां पर ये भी एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लाइकोरोनिक अम्ल, है ना, या ग्लाइकोसामीन, है ना, से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने कि यहां पर ग्लाइकोसामीन होगा या ग्लाइकोरोनिक अम्ल हो सकता है प्रोटीन यानी कि एमिनो अम्ल के साथ। अब आगे चौथे नंबर पर आते हैं क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन भी इसका उदाहरण है। यानी क्रोमोप्रोटीन क्या है, तो बेटा यहां पर क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा कि धातु के साथ साथ प्रोटीन विहीन भाग यानी प्रोस्थेटिक समूह होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह होता है, प्रोस्थेटिक समूह होता है, जैसे कि पायरोल, है ना, पायरोल रिंग यहां पर पाई जाती है। धातु जैसे यहां पर मैग्नीशियम हो सकता है ना, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ETC हो सकती हैं, और भी धातुएं यहां पर पाई जा सकती हैं। अब बेटा यहां पर उदाहरण की बात करें इसके, तो इसके उदाहरण जैसे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इसका उदाहरण है। पौधों में पाया जाने वाला, है ना, हीमोग्लोबिन। और पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल, ये भी इसी का उदाहरण है। इसमें आपको पता है Mg धातु होती है और इसमें क्या होती है बेटा, आयरन होती है। चलिए आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर जैसे कि पेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पेप्टाइड्स, पेप्टोन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दें, पेप्टाइड, है ना, पेक्टोन, है ना, आदि यहां पर इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे वाला ठीक नहीं दिख रहा, पेप्टाइड ऊपर वाला, और यहां मैंने क्या बोला, पेक्टोन। ठीक है, पेक्टोन आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं, और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो हम पढ़ रहे हैं ये किस आधार पर था, तो बेटा ये विलेयता, या हमने क्या देखा था, विलेयता या फिर जो है भौतिक गुण, विलेयता और फिजिकल यानी भौतिक गुण के आधार पर प्रोटीन के 3 प्रकार थे, और ये तीनों प्रकार हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब प्रोटीन के और भी क्या लाभ हैं
और क्या कार्य है इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन के कार्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक एक चर्चा करेंगे। तो क्या है शरीर की रचना में, शरीर की रचना मतलब शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण, मैंने बताया था प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो हम विभिन्न प्रोटीन वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे दाल, अंडा, है ना, हरी सब्जियां आदि, ठीक है। तो शरीर की रचना में भाग लेता है, यानी शरीर की रचना अगर करनी है, कोशिकाओं का निर्माण अगर करना है, तो प्रोटीन वहां पर क्या होता है, हमारे शरीर के लिए काम आता है। ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। शरीर में टूट फूट, जैसे कि कोशिकाओं की मरम्मत, ठीक है, कोशिका की मरम्मत, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। आगे, शरीर में उपापाचय क्रियाओं को एंजाइम, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सारे के सारे एंजाइम जो है बेटा वो प्रोटीन होते हैं, अभी हमने पढ़ा था गोलाकार प्रोटीन में, ठीक है। तो एंजाइम जो कि जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन, उनका उत्प्रेरण करते हैं, उनका उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उन क्रियाओं को संपन्न कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे, शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त, शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। ऑक्सीजन वहन करने वाला, है ना, वाले श्वसन वर्णक जैसे हीमोग्लोबिन, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, देखो ये मनुष्य जैसे लाल रक्त वालों में होता है, ये थोड़ा अलग रक्त, जिनमें कलर में अलग रक्त होता है, उनमें हीमोसाइनिन होता है। तो ये उनमें भी क्या है, वो भी जो पदार्थ है हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। और आपको पता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है ना। तो ये भी एक प्रोटीन है, और ये क्या करते हैं, बोल रहा है कि ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य भी प्रोटीन ही करते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन के थ्रू होता है, और ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आगे की ओर चलते हैं बेटा। अनेक प्रकार के हार्मोन्स, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, जैसे आपको पता है हंसना, रोना, गाना, खेलना, है ना, और विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है ना। जैसे कि आप पूरे के पूरे लगभग जानते हैं, लगभग बहुत सारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन जो है वो पूरे जितने भी हार्मोन होंगे वो सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आगे बातें हैं बेटा। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। अगर क्या है कि आवश्यकता से अधिक अगर क्या है प्रोटीन अगर हमारे पास है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ऑक्सीजन द्वारा वो अपघटित होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे की ओर बात करें तो पेशियों में संकुचन एवं शिथिलन, एक्टिक, है ना, क्या बेटा, एक्टिन और मायोसिन, ये मांसपेशियों में होता है। आपको पता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के कारण होते हैं, है ना। मायोसिन और एक्टिन्स जो प्रोटीन है, इनके कारण क्या होता है, मांसपेशियों का संकुचन यानी कि सिकुड़ना और शिथिलन यानी कि फैलना, ये इसी के कारण होता है। तो ये हमारे थे प्रोटीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे के सारे कार्यों को आप अच्छे से याद रखें, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना। प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण मतलब प्रोटीन जब काम का न रहे, तो क्या बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अभी हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है ना। आप प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, है ना, जब प्रोटीन को, ठीक है, जब प्रोटीन को गर्म कर दिया जाए, ठीक है, गर्म कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए या प्रोटीन को या तो गर्म कर दिया जाए या सांद्र या तनु अम्ल या क्षार, सांद्र या तनु अम्ल या क्षार से क्रिया करा दी जाए, या और भी अन्य कारणों से, और भी अन्य कारण, ठीक है, कारण, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब प्रोटीन को गर्म कर दिया जाए या
सांद्र या तनु अम्ल या क्षार से क्रिया करा दी जाए और अन्य कारणों से, और भी अन्य कारणों से, और भी अन्य, और भी अन्य, ठीक है बेटा, क्या लिखा है, और भी अन्य, है ना, क्रिया करा दी जाए और अन्य कारणों से। यदि प्रोटीन की, यदि प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाए, ठीक है, जैविक क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, जैविक क्रियाशीलता कैसी हो जाए बेटा, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाए, जिससे जिससे प्रोटीन के आवश्यक घटक, आवश्यक मुख्य घटक नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस क्रिया को, इस क्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। इस क्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, करण कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन को विकृत या विषाक्त प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे प्रोटीन को विकृत प्रोटीन या विषाक्त प्रोटीन कहते हैं, विषाक्त प्रोटीन, विषाक्त प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः बताता हूं, जब प्रोटीन को गर्म कर दिया जाए या सांद्र अम्ल या तनु अम्ल या क्षार से क्रिया करा दी जाए या उनमें डाल दिया जाए तो या अन्य किसी भी कारणों से प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाए, और प्रोटीन क्या होता है, जैविक क्रियाशीलता उसकी नष्ट हो जाती, मतलब जैविक रूप से वो काम करने लायक नहीं होता है ना, जिससे प्रोटीन के आवश्यक मुख्य घटक नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस क्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं और इसे प्रोटीन को विकृत प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें आपको कि प्रोटीन का विकृतीकरण है क्या। ठीक है, तो विकृत प्रोटीन, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि अंडों को हम जब लाते हैं घर में, तो अंडे में आपने देखा होगा कच्चे अंडे को अगर आप फोड़े तो उससे लिक्विड निकल कर आ जाता है, परंतु उसी अंडे को जब बॉयल कर लिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो उस अंडे में क्या होता है, जो लिक्विड था वो क्या होता है, विकृत होकर जम जाता है और ठोस रूप में आ जाता है। अब वो जैविक क्रियाशीलता देखो, पहले जब वो कच्चा अंडा था तो उसमें बच्चा बन सकता था, परंतु अब उसमें जो जैविक क्रियाशीलता है यानी कि जीवित प्रोसेस है वो नहीं होती, क्योंकि अब उसको गर्म कर दिया हमने और प्रोटीन विकृत होकर क्या हो गया, जम गया है और उसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो गई। तो इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, सॉरी, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, विकृतीकरण कहा जाता है, और ऐसे प्रोटीन को विकृत प्रोटीन या विषाक्त प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब आते हैं बेटा एंजाइमों के ऊपर कि एंजाइम है क्या और इनका क्या काम है, पूरी बातें यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, सबसे पहली बात करेंगे तो एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम एक क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में होने वाली है ना, एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं
विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं। और एंजाइम एक क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। और है ना, ये यहां पर थोड़ा सा हाँ, क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं और जटिल पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। सीधी सी बात बताऊं तो एंजाइम क्या है? एक जैव उत्प्रेरक है, यानी जीवित जीवों में जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात उनका उत्प्रेरण करते हैं। और शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको क्या करते हैं? ये सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का भी काम करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है एंजाइम। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को एंजाइम कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एंजाइम है क्या, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, ये बात क्लियर है कि एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये एंजाइमों का काम होता है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी यहां पर बातों को और भी समझते हैं। अब एंजाइमों की क्रिया, कि एंजाइमों की क्रिया होती कैसे है, ठीक है। इस बात को समझना है ध्यान से बेटा कि एंजाइमों की क्रिया है क्या। तो शरीर में मैंने बताया कि जैव रासायनिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अब जैव रासायनिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं तो यहां पर समझिएगा एंजाइमों को हम संकेत से दर्शाएंगे ई से, ठीक है। एंजाइम मतलब ई, ठीक है बेटा। अब ये क्रियान्वयन क्या है, ये सॉरी उत्प्रेरण क्या है? तो उत्प्रेरण करते हैं का मतलब क्या है कि आपने जैसे कि एक घटना के बारे में मैं बताता हूं, आपको एक कहानी सुनाता हूं उत्प्रेरण की। उत्प्रेरक आपने सुना है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेते हैं परंतु क्या करते हैं, उत्पाद के साथ वो क्या होते हैं, पाए नहीं जाते हैं, बनते नहीं है। यानी उत्पाद में उत्प्रेरक का कोई लेन देन नहीं होता, उत्पाद बना दिया और उत्प्रेरक अलग हो जाता है। जैसे कि हम किसी गांव से किसी शहर की ओर जा रहे हैं, तो गांव से हम निकले, रोड पर आए, रोड पर बस हम बैठे और हम आ गए शहर में, आकर हम उतर गए। अब उतर गए और अपने काम की ओर हम लोग प्रस्थान कर लिया, हमें जो काम था हम उसके लिए जाने लगे। तो क्या बस ने हमारा काम क्या किया, हमें गांव से लाकर शहर तक हमें छोड़ा। तो वहां पर बस एक क्या था, उत्प्रेरक। पर हमारे काम करने के लिए क्या बस आई क्या साथ में? नहीं। तो वैसे ही उत्प्रेरक होते हैं जो जैव शरीर में किसी क्रियाओं को अच्छे से, जल्दी से और अच्छे आसानी से कंप्लीट कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, एक सहायक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक यहाँ क्या होते हैं जैव शरीर में? एंजाइम। तो बेटा एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो कि क्या करता है, किसी रासायनिक, जैव रासायनिक क्रियाओं को आसानी से कराता है। जैसे कि अभी मैंने एक कहानी आपको एक गांव से एक व्यक्ति के शहर आने की बताया कि उसको बस क्या करती, बिल्कुल एक आसानी से कम समय में शहर लाकर छोड़ देती है ताकि उसे कोई तकलीफ न हो, ठीक है। तो वैसे ही हमारे शरीर में एंजाइम भी होते हैं जो क्या करते हैं, क्रियाकारक के साथ, ठीक है। बताता हूं एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं क्रियाकारक के साथ, या क्रियाधर बोलते हैं बेटा इन्हें, क्रियाधर, ठीक है, क्रियाधर के साथ, ठीक है। एंजाइम को बेटा ई और क्रियाधर को एस से संकेत से दर्शाते हैं, क्रियाधर के साथ, ठीक है। एंजाइम क्रियाधर के साथ, सबसे पहला क्रियाधार है ना, क्रियाधर बोल सकते हैं, क्रियाधार के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं क्रिया में, ठीक है। शरीर में क्रिया कराने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कोई व्यक्ति बस में बैठ जाता है और शहर की ओर जाता है, तो ये इसके साथ जुड़ गए। एंजाइम ने क्या किया, क्रियाधर को पकड़ा, या क्रियाकारक भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्रियाकारक जो क्रिया करने वाला है, क्रियाकारक के साथ ये जुड़ा और यहां पर जुड़कर दोनों जुड़ गए, यानी कि एंजाइम क्रियाकारक, एंजाइम एंजाइम और यहां पर साथ में क्या हो गए, क्रियाकारक, ठीक है। एंजाइम क्रियाकारक आपस में जुड़ गए, तो ये बना लिया बेटा इनने
ईएस, ईएस ये आपका एक जुड़ा हुआ कंपाउंड हो गया, जैसे बस में चढ़ा हुआ व्यक्ति। अब आगे क्या हुआ बेटा कि ये जैसे जैसे ये आया, व्यक्ति बस में बैठा हुआ, जैसे कि मैंने बोला एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, है ना, क्रिया कारक के साथ जुड़ गया, और ये व्यक्ति, है ना, जैसे व्यक्ति बस में बैठे हुए आया और आने से क्या हुआ, उसको अपना लक्ष्य जो शहर आना था वो मिल गया। मतलब हमें क्या बनाना है कि एंजाइम क्या कर रहा है, किसी क्रिया में क्रिया कारक की मदद कर रहा है और उसे उत्पाद बनाने में मदद कर रहा है। तो यहां पर ये इसको लेकर के आया और क्या बना रहा है, अब उत्पाद बना रहा है। तो अब ये जैसे ही ये दोनों साथ में हैं तो बस चली, वैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं अपने आप में, और प्रोसेस करके ये क्रिया कारक को क्या करता है, ईएस को ईपी में बदल देता है। ईपी यानी जो ये एस था अब पी में बदल गया। जैसे व्यक्ति पहले गांव में था, बस में बैठे बैठे कहां गया, शहर आ गया, तो ये आ गया अपने लक्ष्य की ओर। तो वैसे ही ये एस अब पी यानी प्रोडक्ट उत्पाद में बदलने लगा। तो अब ये क्या है, तो ये है बेटा क्रिया कारक, एंजाइम क्रिया, है ना, क्रिया कारक नहीं, एंजाइम उत्पाद, एंजाइम उत्पाद संकुल। ये क्या था बेटा, एंजाइम क्रियाधर संकुल, संकुल मतलब जुड़ा हुआ समूह। अब ये यहां पर आगे और बढ़े, तो आगे और बढ़ने पर क्या मिला कि ये एंजाइम जो था वो अलग हो गया और पी यहां पर यानी उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद यहां पर अलग हो गया। ये पूरी क्रिया मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल एक सिंपल से रूप में। पहले क्या हुआ, एंजाइम क्रियाधर या क्रियाकारक जुड़कर इन्होंने ईएस बनाया, और ईएस बनाकर यहां पर इन्होंने प्रोसेस की और इस एस को पी में बदल दिया, साथ में रखे पी में बदल दिया, और अब ये प्रोडक्ट बन गया। एस सबस्ट्रेट था, अब उत्पाद में बदल गया, और उत्पाद में जैसे ही बदला ये, तो एंजाइम ने बोला कि चल भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम उत्पाद में बदल गए, और इसे छोड़कर अलग चला गया। और फिर से ये काम, जैसे बस अब क्या करेगी, फिर से गांव की ओर, फिर से शहर की ओर, वैसे ही ये एंजाइम पुनः फिर उसी क्रिया को करने के लिए फिर से काम में लग जाता है, और यहां पर ये एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्रिया आपको समझ में आई होगी कि एंजाइम और एंजाइमों की क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो पद है 1 2 ऐसे आए ये पूरा। तो ये पहला जो पद था, यहां पर थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये जो था ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, और ये चौथा पद है। ये जो पद है ये चौथा पद है। तो ये 4 पदों में क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, थोड़ा आगे आएंगे बेटा। तो एंजाइमों के गुण की बात करते हैं। तो एंजाइमों के गुण क्या है, तो प्रत्येक एंजाइम केवल एक विशिष्ट प्रकार की अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करता है। मतलब एंजाइम, जैसे कि कोई एक एंजाइम का कार्य है, जैसे पाचन की क्रियाओं में आपको पता है कि जैव शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे पाचन, श्वसन और भी बहुत सारी प्रकार की अनेक क्रियाएं होती है। तो अब जो एक एंजाइम है, अगर कोई एंजाइम केवल पाचन की क्रिया में काम कर रहा है तो पाचन का ही काम करेगा, श्वसन में वो किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा। यही यहां बोल रहा है कि प्रत्येक एंजाइम केवल एक ही विशिष्ट कार्य को करता है, दूसरे कार्य को वो नहीं कर सकता, यानी एंजाइम अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, एंजाइमों का कार्य क्षमता अत्यधिक होती है, यानी इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देती है, यानी अभिक्रियाओं को संपन्न करा देती है। ठीक है, आगे आते हैं। तो एंजाइमों की क्रियाशीलता मानव शरीर के तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन पर अधिकतम होती है। इससे नीचे जाने पर अभिक्रिया धीमी हो जाती है, ये भी ध्यान रखें टेम्परेचर का। ठीक है, आगे की ओर चलें। तो एंजाइमों की क्रियाशीलता पीएच पर भी निर्भर करती है। अगर पीएच मान को बढ़ा दिया जाए अथवा कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, यानी कम या ज्यादा कर दें तो भी एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एंजाइम क्या है और एंजाइमों की क्रिया किस प्रकार से होती है और एंजाइमों की क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं एंजाइमों के उपयोग की, कि एंजाइमों का क्या क्या उपयोग है। चलिए, तो दूध से पनीर बनाना है, ठीक है, तो निर्माण में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, आपको पता है। औषधि के निर्माण में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। पाचन की क्रियाओं में आपको पता है ना, एंजाइमों का उपयोग होता है, जो शरीर में होते हैं, मानव शरीर में होते हैं। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन नाम सुना है आपने, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है ना, वो तो एक वो है, जीवाणु है ना, पर यहाँ पर भी एंजाइमों का उपयोग होता है ना, पाचन क्रियाओं में।
शराब, मदिरा या बियर बनाने में भी एंजाइमों का, आपको पता है किण्वन की क्रिया द्वारा ये बनते हैं, तो यहां पर भी एंजाइमों का उपयोग किया जाता है और हमने इसको समझा है इसके पहले की यूनिटों में, ठीक है। पेनिसिलिन या इंसुलिन के निर्माण में भी क्या होता है बेटा, एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये थे एंजाइमों के उपयोग। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आते हैं थोड़ा सा आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है बेटा, विटामिन, ठीक है। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। क्या होता है ये, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ, जिनकी कमी अगर हो जाए तो शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो एंजाइम एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है ना। क्या है ये, तो यहां पर बात करें तो विटामिन नाइट्रोजन युक्त है ना, नाइट्रोजन सभी में नहीं होता बेटा, है ना। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो जटिल लिख देते हैं यहां पर, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जैव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है, जैव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा, विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जैव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे विटामिन। अब थोड़ी आगे की बात करते हैं कि विटामिन ऐसे कौन कौन से हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी आगे की। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन दो प्रकार के लगभग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, तो पहला है बेटा वसा, ठीक है, पहला है वसा या तेल में घुलनशील, तेल में विलेय, और दूसरे हैं बेटा जल में विलेय, है ना। पहला है वसा या तेल में विलेय और दूसरे हैं जल में विलेय, ठीक है। दो प्रकार के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। एक है वसा या तेल में विलेय और एक है जल में विलेय। तो वसा या तेल में विलेय विटामिन क्या है, इनकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर बताता हूं बेटा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जितने भी हैं ये वसा और तेल में घुलनशील है। अब बात करें जल में विलेय, है ना। तो जल में विलेय ये जो होंगे बेटा, ये जल में विलेय नहीं होंगे, जल में अविलेय होंगे, ये वसा और तेल में घुलने वाले हैं, ठीक है। यहां बात करें जल में विलेय, तो जल में विटामिन बी। अब बी के विभिन्न प्रकार, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, ये दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलेय। और ये चार जो है बेटा, ये वसा या तेल में विलेय होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये था विटामिन की बातें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि विटामिन ए है क्या, विभिन्न प्रकार के विटामिनों के बारे में एक सूची जो हमें बहुत आवश्यक होती है हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से, हम उसे चर्चा यहां पर कर लेते हैं। तो बात करते हैं बेटा विटामिन ए की। और विटामिन ए का नाम यहां से आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले विटामिन से, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है यहां पर इनके
रासायनिक नाम अणु सूत्र पर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनाल, ये भी आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। रेटिनाल सूत्र है C20H30 और क्या है O है, तो है ना C20H30 और O होता है। स्रोत क्या है, अगर इसे लेना है तो स्रोत है बेटा दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें, मछली के यकृत का तेल, अंडा आदि इसके स्रोत हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसकी कमी से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो रतौंधी हो सकता है, त्वचा शुष्क पड़ सकती है ना, और जीरोप्थेल्मिया या कॉर्निया का धुंधला यानी आंखों से बेटा धुंधला दिखाई देना, ये भी क्या हो सकता है, इसकी कमी से हो सकता है, विटामिन ए की कमी से। अब बेटा लक्षण क्या है, तो कम प्रकाश में दिखाई न देना, यानी ज्यादा ही कम प्रकाश है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। धब्बा दिखाई देना, आंखों से क्या है, लिसलिसा पदार्थ का निकलना, यानी आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। तो ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। तो विटामिन ए की कमी को पूर्ण करना है तो बढ़िया दूध पिए, मक्खन खाएं, गाजर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, अंडे खाएं, है ना, मछलियां खाएं तो मछली के यकृत का तेल अगर निकाल सके तो वो खाएं। तो ये सारे पदार्थ अगर आप लेते हैं तो विटामिन ए की कमी पूर्ण हो जाती है और आपके विभिन्न जैसे रतौंधी जैसे रोगों से आपकी रक्षा हो जाएगी। तो रतौंधी रोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी, तो विटामिन बी, जैसे कि मैंने विटामिन बी का नाम लिखा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है संयुक्त रूप से ये पाया जाता है, बहुत सारे रूप इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा काम के, उन्हीं की चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो बेटा यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहा हूं विटामिन बी1। तो इसके विभिन्न भाग होते हैं, पहला है विटामिन बी1। ठीक है, तो रासायनिक नाम बेटा इसका थायमीन होता है। सूत्र अगर देखेंगे तो C12H18N4Cl2OS, इसका नाम है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड भी इसे बोल सकते हैं। अब आगे बढ़े तो स्रोत की बात, जैसे वहां क्या था, दालें, है ना, छिलके सहित अनाज को खाएं, जैसे कि है ना कोई भी चीजों का छिलका ना फेंके, जैसे कि अगर हम सेब की बात करें तो सेब को हम छिलके खाते हैं, तो छिलके ना खाएं, है ना, उसको छिलके सहित खाएं, तो उससे हमके क्या मिलेगा, ये मिलेगा विटामिन बी1। ठीक है, हरी सब्जियों से दूध, अंडा तथा सोयाबीन भी खाएं, तो इनसे क्या मिलेगा हमें, ये इसके स्रोत हैं, इनको खाएंगे तो विटामिन बी1 मिलेगा हमें। अब बेटा कमी से कौन कौन सा, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब बात करें इसका, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट काम था वो खत्म होता है, आते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 की बात करें तो इसका नाम है बेटा राइबोफ्लोविन। अगर सूत्र की बात करें HC17H20NO, है ना, N4 और O6। ठीक है, 17, 20, 4 और 6। ठीक है, तो 17, 20, 4, 6 ये याद रखें। स्रोत क्या है, तो मांस है, मटर है, यकृत है, यकृत खाएं, दूध, अंडा या सब्जियों में पाया जाने वाला ये पदार्थ है। ठीक है, सब्जियों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखें कि सब्जियां, हरी सब्जियां आप खाएंगे तो आपको बी2 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साथ में आप दूध खाएं, अंडा खाएं, है ना, यकृत खा सकते हैं, किसी भी अगर मछली का मिल जाए, मुर्गे का मिल जाए तो खा सकते हैं, और मांस खाएं तो आपको विटामिन बी2 मिलेगा ही मिलेगा। कमी से क्या हो जाता है, तो कोलोसिस हो जाता है, जो कि होठों व मुंह के किनारों का फटना है, रोगों को, है ना, रोग हो जाते हैं। तो आपने ज्यादातर देखा होगा, गांव की भाषा में गालचीरी कहते हैं कि यहां से होठ जो होती है वो चिर जाती है, तो ये रोग उसी के कारण होता है, बी2 के कारण। अधिकांश पहले ज्यादातर लोग दिखते थे, विटामिन बी2 की कमी से क्या हो जाता है, जो गालचीरी कहते हैं, होठों का फटना है, वो इसी के कारण से होता है। ठीक है, बाकी समझ गए होंगे जानकारी, नाम इसका याद रखें राइबोफ्लोविन, और सूत्र भी याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा विटामिन बी6 की बात है, क्या है, विटामिन बी6 की बात है, तो 6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। सूत्र क्या है, C8H11O3 और N। ठीक है, साथ में स्रोत क्या है, तो खमीर है, जो दूध से बनता है खमीर। ठीक है, दूध है, अंडा है, बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी बोल सकते हैं, आदि में ये पाया जाता है। आगे कमी से उत्पन्न रोग, ये बेटा कमी से दुर्बलता हो सकती है। क्या हो सकती है इसकी कमी से, दुर्बलता, नींद ना आना, तंत्रिका तंत्र के अनियमितता, यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी आपका सूचनाओं का आवागमन जो है वो थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है,
अब है विटामिन B12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन या कोबालामीन भी लिखा होता है, साइनोकोबालामीन, क्योंकि कोबाल्ट होता है इसमें, ये देखिएगा C63 यानी कार्बन 63, हाइड्रोजन 88, CO यानी कि कोबाल्ट, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 12 और फास्फोरस। ये इसका पूरा का पूरा सूत्र है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्रोत क्या है? यकृत है, पनीर है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है, में ये पाया जाता है, ये याद रखना है। कमी से उत्पन्न रोग, तो बेटा इसकी कमी से क्या हो जाता है? पर्नीसियस, है ना, पर्नीसियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पर्नीसियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये था विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, इसलिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लें और याद रखें। आते हैं आगे, विटामिन C, ठीक है बेटा, जो कि क्या है, अभी हमने बात किया था, कौन जल में घुलता है, कौन वसा या तेल में घुलता है। तो ये आपको पता है जल में घुलनशील है, वसा या तेल में अविलेय होगा, ठीक है। बात करें इसके नाम की, रासायनिक नाम की, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। सूत्र C6H8 और O6 है, ठीक है। तो 686, ठीक है। यहां पर इसका स्रोत क्या है? आंवला, खट्टी चीज खाएं, नींबू खाएं, संतरा खाएं, टमाटर, अनानास आदि रसीले फल, हरे पत्तेदार सब्जियां भी अगर आप खाते हैं तो उससे विटामिन C आपको मिलने वाला है, एस्कॉर्बिक अम्ल मिलने वाला है। अब आगे की बात करें बेटा, तो कमी से उत्पन्न रोग, स्क्रवी, विटामिन C स्क्रवी रोग हो जाता है, और मसूड़े से रक्त का बहना इस रोग में हो जाता है, यानी मसूड़े संबंधित रोग इससे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको नींबू खाएं, बढ़िया संतरे खाएं, खट्टेदार फल खाएं, तो आपको ये जरूर मिलेगा, और आपको ये ऐसे रोग होंगे भी बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, लक्षण क्या है? तो हड्डियों का कमजोर हो जाना, घाव का देरी से भरना, मसूड़ों से खून आना, ये इसके लक्षण हैं, ये लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम है एग्रोकेल्सीफेराल, एग्रोकेल्सीफेराल। सूत्र क्या है? C28 है, H44 है, O है, इसका सूत्र है। स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का, है ना, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी सभी लोग जानते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है त्वचा के द्वारा, ठीक है। तो ये एक हो गया स्रोत इसका। दूध, मछली, यकृत का तेल, मक्खन, अंडा और मांस, ये भी खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, और हड्डियां मजबूत होगी, तंदुरुस्त होगी, टूटेंगी नहीं, ठीक है। तो कमी से क्या उत्पन्न होता है? तो रिकेट्स हो जाता है, यानी कि अस्थि कमजोर हो जाती है, ठीक है बेटा। बच्चों में, वयस्कों में क्या होता है? वयस्कों में ओस्टियो क्या हो जाता है? ओस्टियो रोग हो जाता है, और मेलेसिया आदि रोग हो जाते हैं। लक्षण क्या है? तो दांतों में विकृति आ जाती है, यानी एड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मसूड़, जोड़ों में सूजन आ जाती है। क्या होती है? जोड़ों में सूजन आ जाती है, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये था विटामिन डी और उसकी पूरी पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का नाम है बेटा टेकोफेराल्स, ठीक है, टेकोफेराल्स। सूत्र क्या है? C29H50O2, ठीक है। वनस्पति, इसका स्रोत क्या है? तो वनस्पति तेल, दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली अगर आप खाते हैं तो ये आपको विटामिन ई मिलेगा। कमी से क्या हो जाता है? तो कमी से हो जाता है बेटा प्रजनन क्षमता ह्रास हो जाती है, मतलब बच्चे पैदा जो होते हैं वो मुश्किल से होंगे या नहीं होंगे, है ना, कि प्रजनन क्षमता में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। मांसपेशियों में कमजोरी आदि लक्षण दिखाई देते हैं यहां पर, किससे? कमी के कारण जो रोग आपको हो सकते हैं। क्या लक्षण दिखेंगे अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाएगी? तो क्या लक्षण दिखेंगे बेटा? तो जंतुओं में पेशी ताकतों का क्षय हो जाता है, यानी कि पेशियों की जो ताकत है ना, वो कम हो जाएगी, और आपको चलने फिरने, घूमने या किसी कार्य को करने में जो है वो दिक्कतें होने लगेगी विटामिन ई की कमी से, ठीक है। आगे चलें और आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बहुत ही और अंतिम लास्ट ये हमारा टॉपिक है, और इसके बाद हमारे पूरे श्रेय वर्ष का समापन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर बात करें रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। अगर इसके अणुसूत्र की बात करें तो C31H46O2 होता है। बात करें स्रोत की, तो हरे पत्तों की सब्जियां खाएं जिससे विटामिन के मिलेगा। साथ में सोयाबीन, गोभी किसी भी प्रकार की, बंद गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी आप खा सकते हैं, ठीक है। कमी से उत्पन्न रोग, कौन कौन से रोग हो सकते हैं विटामिन के की कमी से? तो हो सकते हैं रक्त का थक्का जमने में समस्याएं आएगी, है ना, कि रक्त का जो थक्का है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो थक्का जो है वो जमेगा नहीं, है ना। अगर
इसकी ज्यादा कमी हो जाए तो रक्त का थक्का न जमने के कारण रक्त स्राव ज्यादा होगा और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसमें ये कमी हो जाए। तो इसकी कमी को पूर्ण कैसे करें? तो इसके लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, पत्ता गोभी का भी सेवन करना चाहिए, गोभियों का सेवन करना चाहिए। आगे बात करें तो बेटा इसके लक्षण क्या दिखते हैं? रक्त का थक्का न जमना, यानी चोट लग जाती तो रक्त अधिक बहेगा, ज्यादा देर तक बहेगा, है ना, और वो बहुत लेट उसका थक्का जमेगा। ठीक है। शिशुओं में मस्तिष्क में रक्त स्राव है, रक्त स्राव का न रुकना। अगर मस्तिष्क में क्या होगा कि अगर शिशु है, कोई चोट लग जाए सर में, तो उसका रक्त स्राव लगातार होते रहेगा और ऐसे में उसे वीकनेस आएगी और वीकनेस के द्वारा उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी विटामिन के की कमी भी हमारे शरीर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हमने जो आज किया विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। तो बेटा ये जो हमारी चीजें थी ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक विषय है और हमारे सिलेबस के लिए तो है ही है। हम पीएटी के लिए हमें सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर इस पोर्शन से आपको देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। और हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए आप पूरा का पूरा समय आप अपना पूरा का पूरा समय पढ़ाई में लगाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त हो और आप पीएटी के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएं। और यही शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, एक जानकारी और बेटा कि हमारे जो सारे लेक्चर्स हैं ये हमारे ऐप पर भी, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट पर भी उपलब्ध हैं। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू। शुभकामनाओं के साथ क्लास का समापन और आज पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। कोई भी दिक्कतें अगर आपको आती हैं, है ना, आप रिवीजन करने कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, है ना, हम उस पर आगे की ओर चर्चा बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।